ओ मम्मी स्विमिंग पूल में गिर जाऊंगा, मम्मी पानी, मम्मी ये, मम्मी वो। मम्मी जा रही है, पापा जा रहे हैं, फिर एक टीचर है शानदार, ओ हाय करो सर को, ये करो, ओ देखिए ये 2 आंखों के आपने चश्मे लगा दिए, ऊपर कैप पहना दी, ओ एक बात लेके जा रहे हैं, फिर वो जो गुरुजी ध्यान रखेंगे बच्चा डूब तो नहीं जाएगा, ओ ना सर 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 मेरा बच्चा ऊ कर रहा है। तो ये बच्चा कहाँ तैयार होगा, ये बच्चा बड़े लेवल का कहाँ बनेगा। कोई विधा में घुसेंगे, चित्रकारी करेंगे तो उसका ब्रश से पेंट बिगाड़ देंगे, बाजा बजाने लगेंगे तो पाँव पाँव करके उसके सुर बिगाड़ देंगे, क्रिकेट खेलने लगेंगे तो बल्ला घुमा घुमा के बॉल फाड़ देंगे, फेंक देंगे, पढ़ाई करने लगेंगे तो मजे मस्ती करने लग जाएंगे, डांस करने लगेंगे तो हुल्लड़ करने लग जाएंगे। ये लोग उसमें रियल एंजॉयमेंट की तरफ नहीं जाते, उसकी तह तक कि उसकी हकीकत क्या है, उसकी असलियत क्या है। अगर रियल में तैयारी करनी है तो तुमको कहा किसने, साफ बोलो ना अपने पेरेंट्स को कि हमको तैयारी नहीं करनी, हमको नहीं पढ़ना। लेकिन अगर दिल से करनी है तो फिर कौन सा ऐसा कारण बीच में आता है जो तुमको असफल बना देता है। और कई केसेस ऐसे भी हुए जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं या शास्त्रों में नहीं पढ़ते, तो जो पुरानी मान्यताएं किताबें कि गुरु के साथ ही उस लड़की का विवाह कर दिया गया या गुरु के साथ ही उसको बांध दिया गया। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार एक और पॉडकास्ट लेकर हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज के पॉडकास्ट का विषय है तैयारी और सीखना, जो आपसे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, विशेषकर नवयुवकों से। हमारे साथ हैं आपके चहेते अनमोल और वही सत्य पर आधारित जवाब हमें मिलने वाले हैं। आइए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। अनमोल, तैयारी और सीखना, और ये दोनों शब्द आपके एजुकेशन का जो विषय है उससे जुड़े हुए हैं। इन दोनों शब्दों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीखना एक सहज प्रक्रिया है। जब इंसान पैदा होता है तब से लेकर अंत तक, जब तक वो मरता नहीं तब तक कुछ ना कुछ सीखता है। सीखने के लिए सबसे पहले उसकी कुछ इच्छा पैदा होनी चाहिए उस चीज़ के लिए जिसको वो सीखना चाहता है। अगर वो सीखना चाहता है और फिर उसका फोकस उस चीज़ पे नहीं है तो वो कभी नहीं सीख पाएगा। इंसान करता यही है, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि हर चीज़ का सत्य है। मान लीजिए आपने ठान लिया कि मेरे को कैमरा चलाना सीखना है, लेकिन आप कैमरा चलाना जिन विधियों से सीखा जाता है उन विधियों को ध्यान में ना रखते हुए उन पड़पंचों में पढ़ रहे हैं कि साहब इससे ऐसा होता है, ये कोई बताएगा तो पता चलेगा, ऐसा तो हुआ ही नहीं था, अगर ऐसा कर दिया तो इसमें ये गलती हो जाएगी, और देखो ध्यान से चलाओ अगर गिर गया तो ये हो जाएगा। इन पड़पंचों में कोई फंस जाता है तो फिर सीखने की प्रक्रिया वहाँ गौण हो जाती है। तो सीखने का मतलब यही है कि पहले तो आपकी किसी चीज़ के लिए इच्छा पैदा हुई और उसके बाद आपने अपना कदम बढ़ाया, लेकिन कदम राइट डायरेक्शन में बढ़ाया, फोकस किया। कोई भी इंसान कितना भी तगड़ा हो, कितना भी टैलेंटेड हो, अगर उसका फोकस हट जाता है किसी चीज़ पे तो वो सीख नहीं सकता। अब आती है तैयारी। सीखने की स्थिति भी तगड़ी हो गई, फोकस भी है, लेकिन आज के टाइम में जब हम आज की दुनिया को देखते हैं तो कंपटीशन बहुत ऊंचाइयों पे जा चुका है। इंसान चाहता है कि मैं इससे आगे चला जाऊं, मैं इससे आगे चला जाऊं। और मान लीजिए आज की दुनिया नहीं, कल की भी है, परसों की भी है, लेकिन टैलेंट एक ऐसा शब्द है कि लोग जनरली बोल देते हैं कि साहब ये तो टैलेंटेड व्यक्ति है तो सक्सेसफुल हो ही गई। लेकिन मेरी आंखों देखा और आपने भी ऐसा देखा होगा कि टैलेंटेड व्यक्ति जनरली सड़ जाता है। ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हुए। टैलेंटेड व्यक्ति तो बहुत कम मात्रा में सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि 2-3 चीज़ें उनके सामने आ जाती हैं। एक तो आ जाता है ईगो कि मैं टैलेंटेड हूँ, अब मुझे मेहनत करने की क्या आवश्यकता है, अब मुझे तैयारी करने की क्या ज़रूरत है, मुझे करना क्या है, मैं तो टैलेंटेड हूँ क्योंकि अपने आप ही सब काम हो रहा है। इसीलिए टैलेंटेड लोग सड़ जाते हैं। एक होता है कि एक काम की इच्छा हुई, फिर उस काम में फोकस लगाया, टैलेंट अपने आप जन्म ले लेता है, टैलेंट बनने लगता है। यहाँ काम आती है तैयारी। अगर उसने अच्छी तैयारी की है तो टैलेंट अपने आप बन जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमको तो पता ही नहीं हमें करना क्या है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं कहता हूँ कि जिस काम में मजा सा आ रहा हो उसको शुरू तो करो। शुरू करते करते अपने आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे कि आपको महसूस होगा कि इस चीज़ का मेरे अंदर टैलेंट है। तो तैयारी एक पॉजिटिव प्रक्रिया है जो काम में ली जाएगी, लेकिन सीखना एक ऐसा गुण है जो इंसान के मन में स्वतः ही आता है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे सीखनी है। सीखने के बाद उस पर वो फोकस लगाता है। तो मैं तैयारी के ज़्यादा पक्ष में रहता हूँ, क्योंकि सीखना तो अपने आप आ जाता है, मन तो अपने आप कर जाता है। घर में एरोप्लेन ला के खड़ा कर दो आप, एरोप्लेन चलाने का मन कर जाएगा। लेकिन अगर एरोप्लेन चलाने के लिए आपने फोकस नहीं रखा, आपने सही तैयारी नहीं की, तो एरोप्लेन गिरा देंगे, चोट लग जाएगी या सीख ही नहीं पाएंगे। तो तैयारी को मैं इसलिए बड़ा मानता हूँ क्योंकि तैयारी आपको किसी भी काम को करने की पॉजिटिव स्थिति में लेके जाती है, भले ही आप उस काम में असफल हो गए हो। क्योंकि तैयारी ये भी बताती है कि आप असफल हुए तो इससे भी आपने कुछ सीखा है, अब और आगे बढ़िए। तो पॉजिटिव व्यक्तित्व तैयार होता है तैयारी से, इसलिए तैयारी बहुत बड़ी चीज़ है। एक आदमी सीखना चाहता है, उसकी तैयारी भी करता है, लेकिन उसको कोई सिखाने वाला चाहिए या वो सारा खुद ही कर लेगा? देखिए, सीखना सहज हो सकता है। अचानक बात आ सकती है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, मेरा मन कर गया। लेकिन अगर उसका फोकस आउट हो गया, मन तो कर गया उस क्षण कि मुझे सीखना है। मान लीजिए मुझे कंप्यूटर चलाना सीखना है, मन तो कर गया, लेकिन कीबोर्ड पे हाथ लगाया, थोड़ा सा ध्यान दिया, चीज़ें इधर-उधर हो गई, फोकस आउट हो गया।
तो जब फोकस ही आउट हो गया तो बात ही खत्म हो गई। यहाँ काम आती है तैयारी, और यहीं काम आता है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन क्या करेगा? अब थर्ड पर्सन में थर्ड भी हो सकता है, 2-4 भी हो सकते हैं, कोई संस्था भी हो सकती है, या कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो उसको धकेले वापस, कि वापस से फोकस में आ। तेरा फोकस आउट हो गया तो वापस से उस चीज़ में लग। तेरी इच्छा शक्ति थी, तूने इच्छा पाली थी कंप्यूटर चलाने की, तो वहाँ पर वो वापस से चेत होएगा और कंप्यूटर की तरफ जाएगा। ऐसी स्थिति में तैयारी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर आप तैयारी को विस्तार से पूछेंगे तो मैं उसका एक अलग तरीके से जवाब दूंगा कि रियल में तैयारी किस किस जगह कैसे की जाती है, और थर्ड पर्सन यानी तैयारी कराने वाला कितनी अहमियत रखता है। देखा आपने, कितनी खूबसूरत बात एक निकल के आई है कि आप सीखना चाहते हैं, तैयारी भी करते हैं, लेकिन फोकस जो मेन चीज़ है, अगर आपका उस पर फोकस है, आपका मन होगा, तो आप उसको सीख पाएँगे। लेकिन अनमोल, एक और वर्ड आता है जो निकल के इनमें से आता है, वो है ऑब्जर्वेशन। अगर एक आदमी सीखना चाहता है, तैयारी भी करता है, उसका फोकस भी है, लेकिन इन जनरल बहुत सी चीज़ों पर उनका ऑब्जर्वेशन करने की एक आदत है, तो क्या वो सीखने में हेल्प करती है? अब जो 2024 में हम बच्चों को देख रहे हैं, उन बच्चों के साथ ये फोकस वाली प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन ऑब्जर्वेशन वाली प्रॉब्लम भी है। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ या बड़ों को भी कहता हूँ कि आपकी श्रवण शक्ति कमज़ोर है, आपकी देखने की शक्ति कमज़ोर है, आप सुनना तो चाहते ही नहीं है। जनरली लोग मुझे बोलते थे, आप तो बहुत बोलते हो, आप तो सुनते ही नहीं होंगे। अरे भाई, सुना कितना है तभी तो बोल रहा हूँ। सुनने से वो हाँ, अंदर खूब सारी चीज़ें सुनने हैं, तो ही बोला सुनने जाता है। से सुनने से मतलब सिर्फ कान से सुनना नहीं है, आँखों का ऑब्जर्वेशन भी होता है। तो ऑब्जर्वेशन ही तो है, और क्या है? मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो मैं ऑब्जर्व भी तो कर रहा हूँ। तो एक बच्चे का ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए, उसका मन जागृत होना चाहिए। तो फिर अगर बच्चे का ऑब्जर्वेशन तगड़ा नहीं होगा तो इच्छा शक्ति तो डेवलप हो जाएगी सीखने की, कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे गेम सीखना है, या मान लीजिए खेलना है, टेबल टेनिस खेलना है। तो ऐसा बच्चा पता है क्या करेगा? ऑब्जर्व नहीं कर रहा, उसके प्रोसेस पे काम नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है, उसको खेलने में कूद रहा है, लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहा कि मुझे इसको सीखना कैसे है। फोकस तो आउट है ही उसका, लेकिन ऑब्जर्वेशन भी नहीं है। कि मैंने 4 लोगों को देखा होता कि यार ये बैट को ऐसे पकड़ते हैं, बॉल ऐसे जाती है, उसका ध्यान ही नहीं है, बस वो खेलने में लगा हुआ है। तो वो उस अनुसार तो सही है कि उसको मज़ा आ रहा है, ठीक है, मज़े वाला बच्चा एक एंजॉय कर रहा है, आध्यात्मिक दृष्टि से तो सही है, लेकिन वो इस दृष्टि से सही नहीं है कि संसारिक जीवन में उसको सफलता मिलेगी। फिर वो खेलता ही रहेगा, लेकिन उसके खेल में पारंगतता नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन नहीं है। और ऑब्जर्वेशन नहीं है तो फोकस वो लगा ही नहीं पा रहा, उसका फोकस हमेशा आउट रहेगा। कैसे रहेगा? कि वो मस्ती से खेल रहा है, मस्ती से खेल रहा है, उसकी बॉल टपक गई नीचे, बॉल उठाने गया तो वहाँ पे कोई और आके खड़ा हो गया, उससे बात करने लग गया, अंकल अंकल। क्यों? क्योंकि मदमस्त हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये ठीक है, लेकिन अगर सीखने की बात आ रही है तो फिर ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, लेकिन प्रॉब्लम एक आती है, वो ये आती है कि फ़ोकस भी है, सीखना भी चाहता है, ऑब्जर्वेशन भी है। इवन देन जब आदमी का किसी चीज़ में मन नहीं लगता, तो फ़ोकस हो नहीं पाता है। जैसे मैं अपनी बताऊँ, मुझे मैथमेटिक्स में कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा। करोड़ों का इतना सब व्यापार, सारी चीज़ें देखी, सब किया, आज भी नहीं है। और जो लिटरेचर है, खोजी प्रवृत्ति है, उसका है। तो इसका मुझे ऐसा लगता है, कुछ चीज़ों में जैसे मुझे इंटरेस्ट नहीं था लेकिन करने पर आया, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपको जमती नहीं है, तो उसमें क्या तो सीखेगा, क्या तैयारी करेगा, क्या फ़ोकस करेगा, क्या ऑब्ज़र्वेशन करेगा? पहली चीज़ तो ये है, आपको मेरे जैसे टीचर नहीं मिले, इसका एक कारण तो ये है। मेबी। दूसरा कारण ये है कि आप क्रिएटिव व्यक्तित्व के मालिक हैं। या तो व्यक्ति क्रिएटिव ही होता है या मैथमेटिक्स का दिमाग लगाने वाला ही होता है। जनरली आदमी प्रजाति मैथमेटिक्स की तरफ होती है, और औरत जो प्रजाति है या जाति है वो हमेशा क्रिएशन की तरफ होती है। औरत तो बच्चे का क्रिएशन कर देती है इतना बड़ा। इसीलिए आपने देखा होगा औरतों की या हाँ, फीमेल्स की या लड़कियों की राइटिंग अच्छी अच्छी, होगी। हाँ, अच्छी। आदमी को लैंग्वेज अच्छी होती है। आदमी को खोजना पड़ता है कि कितने डांसर हैं जी। 1000 आदमियों में से कोई 4-5 जो ढंग का डांस कर पाते हैं, नहीं तो बारातियों वाला ही करते हैं। लेकिन आप 1000 औरतों को खड़ा कर दो, उसमें 900 डांस वाली मिल जाएँगी। प्रॉपर वाली तो 500 मिल जाएँगी आपको कम से कम, बिल्कुल। है ना? पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, जो क्रिएशन की चीज़ें हैं, सिंगिंग हो। लेकिन सक्सेसफुल आदमी मैंने देखा है जिनको मैथ्स आती है, वो अकाउंट्स ज़रूरी है, आपके न्यूमेरोलॉजिकल किसी भी फ़ील्ड में कहीं भी काम आता है, वो होते हैं, लेकिन मेरा वो माइनस पॉइंट मैंने समझता आपसे हूँ कहा मैं। ना कि देखिए, एक मन कराने वाली बात होती है, इसलिए मैंने कहा कि मेरे जैसे टीचर नहीं मिले। और दूसरा होता है कि अंदर से प्रकृति ज़ोर मार रही है और वो कह रही है कि आप बने ही क्रिएशन के लिए हो। इसीलिए जो आपका फ़ील्ड हुआ, लोगों ने लाख मना किया होगा आपको एक्टिंग लाइन में मत जाओ, या सपोर्ट किया ही नहीं होगा, या परेशान किया होगा घरवालों ने, जो भी आपकी ज़िंदगी में हुआ होगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो इसलिए तगड़ा नहीं हो पाया क्योंकि आपके अंदर से आपका क्रिएशन ज़ोर मार रहा था। इसलिए आज आप एक्टिंग में भी हैं, आपको सिंगिंग की नॉलेज भी है, आपको कंपोज़िशन की बहुत अच्छी उसमें नॉलेज वो है। फ़ोकस था। फ़ोकस था। आप अच्छे-अच्छे गाने बना लेते हैं, तो क्रिएटिव आदमी हैं आप।
तो इंसान को समझ लेना चाहिए हमारे अंदर क्या चीज़ है। उनके माँ बाप ये ध्यान रखें, उनके टीचर्स ये ध्यान रखें। अगर बच्चे को खुद को समझ में आ जाता है कि मेरे अंदर चीज़ है, तो फिर वो बच्चा तो ऑब्जर्वेशन का खिलाड़ी है। जब वो खुद को ही जान गया, पहचान गया, तो इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और है, कई बार मुझे लोग बोलते हैं, कुछ बुद्धिजीवी, कि साहब बच्चे को उसके मन का काम करा दो बचपन में ही, तो बहुत तगड़ा हो जाएगा। मैं भी इस बात से डिनाई नहीं कर रहा, मैं बोल ही रहा हूँ जो उसका फील्ड हो वो काम कराओ, और हमेशा ही बोलता हूँ। लेकिन आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे जिनका मन कुछ भी करने का नहीं हो रहा, कुछ करना ही नहीं है। और इससे उल्टा ऐसे बच्चे देखे होंगे कि उनको कुछ भी करा लो, सब में हाथ पारंगत हो जाता है। हाँ, तो कुछ करने का मन बनाना वो हमारी हैबिट से बनता है। इसीलिए चंचल बच्चा कर पाता है, शांत बच्चा भी कर पाता है, लेकिन वो अलग ढंग से शांत होता है, उसके अंदर मंथन चल रहा होता है, इसलिए शांत है। मैं उसको शांत नहीं बोल रहा जो खा पी के टल्ली हो जाता है, बिल्कुल पड़ जाता है, मैं उसको शांत नहीं बोल रहा। या मैं चंचल बच्चा उसको नहीं बोल रहा जबरदस्ती में उधम करता है, बदमाशी करता है, ऑब्जर्वेशन तो कर रहा नहीं है, जबरदस्ती बदतमीजियाँ कर रहा है, वो फिर चंचल भी नहीं है। चंचलता का भी पॉजिटिव मायना है, और चुप रहने का या शांत रहने का भी पॉजिटिव मायना है, और दोनों की नेगेटिव मायने भी हैं। तो क्रिएशन जो है ना, वो तो अंदर से आती है, या कोई भी फील्ड अंदर से आता है, मैथमेटिक्स अंदर से आती है। फिर भी मैं कहूँगा कि अच्छा गुरु अगर मिल जाए तैयारी कराने वाला, तो कई बार वो उनमें वो टैलेंट तब्दील कर देता है जिससे वो दूर भागे होते हैं। मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनकी मैथ्स कमज़ोर रही है, जो क्रिएटिव फील्ड से हैं, हमेशा उनकी मैथ्स कमज़ोर रही। जैसे साइंस में मैं सुनता था कि जो फिजिक्स में अच्छा है वो बायोलॉजी में खराब होता है, हाँ, बायोलॉजी वाला फिजिक्स में बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। कमज़ोर होता तो है। मैं यही कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे बच्चे बहुत आए हैं जिनकी मैथ्स बहुत कमज़ोर है, क्योंकि वो क्रिएटिव हैं, उनकी राइटिंग अच्छी हो सकती है। अपवाद होते हैं, लेकिन हम पारंगतता के साथ, समझाने के साथ, चूँकि स्कूली शिक्षा में आपको मैथ्स तो पढ़नी है छोटी क्लासेस में, तो उनको हम मैथ्स कराते हैं, आप ताज्जुब करेंगे, क्रिएटिव व्यक्ति के भी 100 मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स में। हमने उस मैथ में रुचि बनवा दी, तैयारी करवा के। ज़बरदस्ती एक अलग बात है, नहीं, मन करवाना, मार्क्स तो मेरे भी आ जाते थे, बस। तो लेकिन मैं लाता था वो मजबूरी में। वो एक अलग बात है। मैं आपको कह रहा हूँ कि इतना पारंगत करवा दिया कि उनको मैथ्स में ही मज़ा आने लगा। हाँ, कई मज़ा बार आने ऐसा लगा। होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि काम वो करना चाहिए जिसका अंदर से दिल करे। अभी वक्त बदल रहा है, आपको हर वक्त सीखते रहना ही पड़ेगा न चाहते हुए भी। और ये मैं कह रहा हूँ इस संदर्भ में कि जैसे कंप्यूटर है, जैसे इस वक्त हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन है। अब हमारी एज को तो चलो जाने दीजिए कि एवरेज आ जाए तो भी बहुत है, लेकिन जो यंग बच्चे हैं वो तो इसके बिना आने वाले वक्त में ढंग से जी भी नहीं पाएंगे। कहाँ तक सीखेंगे, कितना सीखेंगे? हर वक्त 3 महीने 4 महीने में टेक्नोलॉजी बदल जाती है। अब कंप्यूटर के बारे में सीखने का है, अथाह है, और आप बच्चों को सिखाते भी हैं, मोटिवेट भी करते हैं। तो हमें बताइए, हमारे दर्शकों को, कि जो लोग कंप्यूटर वगैरह इतना जानते नहीं हैं और इसके बिना रह नहीं पाते, बैंक का ऑनलाइन होता है, तो उसके बारे में आप क्या गाइड करना चाहेंगे? इस देश में शिक्षा को लेकर के जितने भी प्रयोग हुए हैं, उन प्रयोगों में प्रैक्टिकल में उतरना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। आप स्कूली शिक्षा को देखिए, जैसी शिक्षा आई है, भले ही अंग्रेज़ों ने डाली हो, या कई बार आप गुरुकुल की शिक्षा बोल देते हैं, कोई सी भी शिक्षा आई हो, मैं कह रहा हूँ किसी शिक्षा की ज़रूरत ही नहीं है। ये स्कूल्स हमने बना दिए ना, हाँ, क्योंकि हमारे दिमाग में व्यवस्था ही, उच्च पद पे बैठे लोगों के दिमाग में व्यवस्था ही कि ऐसा होना चाहिए स्कूल से। क्या बिना स्कूल के इंसान नहीं सीख सकता? ये गलतफ़हमियाँ है। लेकिन उसकी कोई सीमा होती होगी। मैं कह रहा हूँ कि स्कूल के बिना एक बच्चा असीमित दायरे तक सीख सकता है, अच्छा। क्योंकि इंसान का ज़हन असीमित है। जितना वो जान जाता है, वो सोचता है मुझे तो बहुत कुछ आ गया, नहीं, आपकी एक उसके आगे नहीं है। अद्भुत चीज़ देखता हूँ मैं आपकी, कि बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं और मैं उनको सक्सेसफुल भी देखता हूँ। तो क्या ये उसी में आता है? मैं तो साहब टीचर से दूर रखता हूँ बच्चों को। मैं तो क्लियर बोलता हूँ पेरेंट्स को भी कि अगर बच्चा 3 चीज़ों से दूर नहीं हुआ, तो वो बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, चाहे सरकारी नौकरी की तैयारी हो, हर जगह वो फेल होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। पहली चीज़, अपने दोस्तों से। यहाँ तो आप खुश हो जाएँगे कि यहाँ सही बात बोली है कि जो दोस्त हैं वो कई बार मरवा देते हैं, वो मज़े-मस्ती में लगा देते हैं। टाइम खराब होता है। पहली चीज़ दोस्त, दूसरी चीज़ टीचर्स। आप बोलेंगे टीचर्स? अरे यार, टीचर तो समझाने हम वाला तो है। टीचर के पास भेजते हैं। अरे साहब, जो व्यक्ति सत्य की कसौटी पे चलता है ना, जिसका ज़हन क्लियर है, जो अपनी चेतना को उच्च स्तर पे ले जाके चलता है, फिर वो टीचर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, वो आपको सही मार्ग दिखाएगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि टीचर्स भी तो आज राक्षस हो गए। टीचर्स भी तो बच्चों की ज़िंदगी गड़बड़ी में लेके जा रहे हैं। टीचर सिर्फ़ इतना देख रहे हैं कि मेरा पेट भर जाए, बाकी जाए भाड़ में। तो टीचर बच्चे को कहाँ लेके जाता है? क्या उसके मन में वही तैयारी की भावना है जो बच्चे के मन में हो सकती है? उसके मन में भी तो स्वार्थ हो सकता है ना। तो मैं किससे दूर करता हूँ? अपने दोस्तों से, टीचर से, और पेरेंट्स से भी। अब पेरेंट्स तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं मानेंगे कि हमसे ही दूर कर दिया। अरे साहब, पेरेंट्स भी इतनी प्रॉब्लम ले आते हैं बच्चों के जीवन में कि बच्चा नहीं पढ़े तो तू पढ़ता क्यों नहीं है? ज़्यादा पढ़ने लग जाए तो लाइट बंद कर दे, थोड़ा सो भी लिया कर। अरे इतना क्यों पढ़ रहा है? अरे क्या ज़रूरत पड़ रही है? हम जब तैयारी कराते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले पेरेंट्स आए कि साहब बच्चा पढ़ता नहीं है। उसको जब मैंने अपनी कस्टडी में लिया और बोर्ड क्लास में तैयारी कराना चालू किया, अरे साहब ये बच्चा इतना ज़्यादा पढ़ने लग गया। अब आपको परेशानी किस में, आप तय तो करो। आप या तो तराजू रख जाओ मेरे पास कि भाई मैं तोल-तोल के पढ़ाऊँ उसको, कितना पढ़ना चाहिए।
अब बच्चे की रुचि बन गई, वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेता है तो इसमें क्या बात है? कोई भी इंसान बिना मन के ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकता। आप थप्पड़ मार के बिठा देते हैं ज़बरदस्ती, उससे तो बढ़िया तरीका है ना ये। अब आप क्या सोचते हैं तो बैठा हुआ है, वो बैठा नहीं है। रियल में जो पढ़ रहा है उसका मन ज़रूर कर रहा है। अब भले ही मन किसी टारगेट को लेकर कर रहा हो कि मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है, मुझे दी हुई है स्कूल से। तो तैयारी के अंदर इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जो आपने सवाल पूछा ना कि कहाँ तक बच्चा जाएगा, वो तो इनमें ही लग जाएगा, तो ये डिस्ट्रैक्शन ही है। ऑब्जर्वेशन कहाँ से होगा? फोकस कहाँ से लगेगा? बार-बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, हट रहा है उसका ध्यान ही। कौन हटा रहा है? वो खुद तो उसका ज़िम्मेवार है ही, लेकिन बाहरी चीज़ें भी तो हैं। भारी ज़्यादा होती है। भारी हैं ही, इसमें उसके दोस्त हो गए, उसमें उसके टीचर्स हो गए और पेरेंट्स हो गए। मैं इन 3 लोगों के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि भई ये लोग उसकी ज़िंदगी के इर्द-गिर्द होते हैं। पेरेंट्स में रिश्तेदार भी आ गए। बच्चा आज शादी में चल, आज बर्थडे पार्टी है, आज ये है, आज वो है। फिर उसी को बोल देंगे तू पढ़ता क्यों नहीं है? तेरे नंबर तो चेक करेंगे हम। वही बच्चा ईमानदारी से अगर पढ़ाई चालू करे, दूध की थैली ले आना तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है क्या? वो भी ज़रूरी होता वो है। भी ज़रूरी है, क्या करें? तो किसी को तैयारी करने नहीं दी जाती। किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन होगा, सोशल मीडिया का हो चाहे किसी का भी हो। मैं कह रहा हूँ मोबाइल का हम इस तरह से इस्तेमाल कराते हैं कि हम बच्चे को बोलते हैं कि सोशल मीडिया चला। जो बच्चा टेस्ट में नंबर ला रहा है, अगर आपने उसके चीटिंग के सारे दरवाजे बंद कर दिए और आपकी आंखों के सामने वो टेस्ट में नंबर ला रहा है, अब आप बोलेंगे चीटिंग के दरवाजे कौन से होते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं वो पेपर उसका पहले देखा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं जिस टीचर ने पेपर बनाया है या किसी ने पेपर बनाया है वो उसका जानकार है? सांठ-गांठ तो नहीं हो गई? ऐसा तो नहीं जिसने कॉपी चेक की है वो उसका जानकार है? ऐसा तो नहीं जिस जगह पे उसने पेपर दिया है वो जगह ही ऐसी है कि वहाँ से उसने कुछ ना कुछ चीटिंग की सामग्री या किसी से पूछ-पाछ के पेपर दे दिया। तो जब ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है और फिर भी उसके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, इसका मतलब सब चीज़ सही चल रही है। वो सोशल मीडिया का भी अगर उपयोग कर रहा है तो पढ़ाई के लिए कर रहा है, या फिर वो अलग चीज़ों में भी घुस रहा है तो अपना माइंड फ्रेश करता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इससे उल्टा हो गया, मार्क्स उसके कम आ रहे हैं लगातार, एक आध बार हो सकता है पेपर देख के वो डर गया या कुछ हो गया, लेकिन लगातार कम आ रहा है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। मैं सिर्फ इतनी सिंपल विधि अपनाता हूँ। लोग बोलते हैं आप कितने चमत्कारिक हो, आपको सब कुछ मालूम चल जाता है। कुछ नहीं है यार, साफ दिखता है क्लियर कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा। तैयारी से मुझे याद आया, ये जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, आप उनको कुछ गाइड करना चाहेंगे? बोर्ड एग्ज़ाम की जो तैयारी है मैं पिछले 20 साल से करवा रहा हूँ। ये इतना तगड़ा खेल है कि कोई सोच भी नहीं सकता। पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि उस बच्चे की पृष्ठभूमि क्या है? उसके पेरेंट्स आखिर क्या चाहते हैं? उसके पेरेंट्स कौन हैं? वो हमारे पास आया है तो क्यों आया है? उसका हमसे रिश्ता क्या है? अगर हम तैयारी कराने लगे हैं तो उस बच्चे ने अपना जो जीवन जिया है, वो किस आधार पे जिया है? उसकी मेंटालिटी क्या है? वो सत्य को थोड़ा भी पसंद करता है क्या? वो ईमानदारी से पढ़ना चाहता है क्या? वो दिखावे में कितना पारंगत है? कोई बच्चा अगर दिखावे में संलग्न है तो वो पढ़ के भी दिखावा ही करेगा और वो दिखावा कर ही रहा था। तो इन सब चीज़ों को जानना पड़ता है। इसके लिए हमको फुली ट्रेन्ड होना पड़ता है, और अगर मेरी बात करें तो मुझे इतना टाइम भी हो गया और मेरी जो कसौटी रहती है सत्य पे आधारित रहती है, तो मुझ में निखार ज़्यादा आता है। लेकिन ये जो कई बच्चे होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, आप इतनी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके हिसाब से उसको रिज़ल्ट भी देते हैं। लेकिन बच्चों का कई बोलने वाले होते हैं, बोल जाते हैं। कई आपकी बातों को सुन के अंदर-अंदर ही सोचते हैं। तो क्या बच्चों का डिफरेंशिएट आप ईज़िली कर पाते मेरा हैं या मुश्किल है? मेरा इतने साल का जो फ़ेज़ रहा है उसमें इंट्रोवर्ट बच्चों को मैं ज़्यादा तैयारी करा पाया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इंट्रोवर्ट बच्चों को ज़्यादा उठाया जा सकता है, और मेरा जो पूरा प्रयास रहता है बातचीत का, वो इंट्रोवर्ट लोगों को समझाने का ही रहता है, किसी भी चीज़ में। जो बाहर की तरफ हैं, उनसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन अगर वो सही ऑब्ज़र्वेशन कर रहे हैं, तो उनकी जो गलतियाँ हैं वो सही हो सकती हैं। इंट्रोवर्ट व्यक्ति गलती नहीं करता। नहीं, और वो बहुत डेंजर होता है, वो अंदर हाँ। अपनी-अपनी लाइनें बना के मैं वही रखता कह रहा है, हूँ ना, बहुत तो इंटेलिजेंट होता है। इंट्रोवर्ट तो क्या गलती नहीं करता, वो शुरुआत ही नहीं करता किसी काम की, वो अंदर ही रहता है। तो कभी-कभी इंट्रोवर्ट गलत स्थिति में भी चला जाता है, अंदर ही अंदर अपने को नुकसान ही पहुँचा देता है। हाँ। कई तरह के इंट्रोवर्ट होते हैं, कोई नुकसान पहुँचाता है, कोई ग्लानि भाव से इंट्रोवर्ट होता है कि मुझे तो ग्लानि हो रही है, अरे मेरे से ये नहीं हुआ, मैं कौन हूँ, मैं क्या है, मैं कोई गलत आदमी हूँ क्या, मैं ऐसा, तो अपने को नुकसान पहुँचा देता है। मैक्सिमम में हाँ। वो अपना ओवर कॉन्फिडेंस भी होता हाँ, है। लेकिन कई इंट्रोवर्ट ऐसे होते हैं जिनको मैं कहूँगा सुस्त इंट्रोवर्ट, बस चल रहे हैं आराम से, बस जी रहे हैं यूँ ही, उनको पता ही नहीं कुछ करना है, ऐसे भी होते हैं। हम उनके मन में भी जागृति ला देते हैं अपनी बातों से। अच्छा, आइडियल होते हैं डल। कितने डल हो चाहें, मोटिवेट करना पड़ता है ना, लेकिन इनके पीछे वाले लोग सही होने चाहिए। अगर इनके पीछे वाले लोग सही नहीं है, सत्य की कसौटी पे नहीं चलते, तो फिर वो हो ही ना तो ज़्यादा बढ़िया है। अब पीछे वाले कौन है? उनके दोस्त, उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स। तो मैं कह रहा हूँ नहीं हो तो ज़्यादा बढ़िया। इसलिए मैंने हमेशा बोला इन 3 चीज़ों को हटाओ साइड में से, इन 3 रिश्तों को हटाओ साइड में। लेकिन आपको कितनी मुश्किल आती होगी? भयंकर सपोज़ आती है। आप ये सोचते हैं कि इनके पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए। अब हर एक में बुद्धि हो या हर कोई साइकोलॉजी समझ पाए, ऐसा तो मुश्किल है। इसलिए हर कोई टच में नहीं आता ना, फालतू बातें कर दी जाती है, सेल्फ स्टडी भी कोई चीज़ है क्या? अरे ये तो टीचर बचा रहा है, क्या पता उनको पेमेंट नहीं देता होगा। लेकिन फिर भी आप करते हैं, इसका मतलब उनके बाद में समझ में आती पेरेंट्स के। सर बहुत सौ के तो कभी समझ में नहीं आती, क्योंकि स्टूडेंट भी यहाँ से जाने के बाद इतना कलाकार होता है, क्योंकि उतरता तो वो बाद में झूठ की कसौटी पे है ना। मेरा सत्य उसके साथ मिल करके उसकी परसेंटेज तो बनवा देता है, लेकिन आगे जिस दुनिया में वो प्रवेश कर रहा है वो तो झूठ के सिद्धांतों पे ही चल रही है। तो फिर वो ये नहीं बता पाता किसी को कि कोई ऐसा था
जिसने मुझे तैयारी का महत्व बताया, वो तैयारी की चीज़ को ही मैं अपना करके ऐसा कर रहा हूँ या ऐसे कर रही हूँ जिससे कि मैं अब बाहरी संसारिक दुनिया में भी सफल हो रहा हूँ या हो रही हूँ। वो बताएगा नहीं, वो क्या बोलेगा, मैं खुद ही इतना तगड़ा था। वो भले ही कितना इंट्रोवर्ट था, भले ही उसको जीना तक सिखाया, इवन आप अंदर से तो जानता ही अंदर से जानता है, लेकिन वो इतना दुष्ट हो जाता है कि एक्सपोज नहीं होता कभी भी। ठीक। और यहाँ तक भी केस होते हैं कि पेरेंट्स के चंगुल से भी उनको निकाला जाता है। आप क्या सोचते हैं कि पेरेंट्स केवल पक्ष वाले ही होते हैं? ज़्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स से पीड़ित ही होते हैं। ये एक प्रक्रिया है या सच में पीड़ित करते हैं पेरेंट्स? जाने अनजाने में पीड़ित करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की मानसिकता भी वही है। एक होता है जान के पीड़ित करना, वो तो फिर पेरेंट्स ही राक्षस है। एक होता है जाने अनजाने में, तो पेरेंट्स के द्वारा जाने अनजाने में बच्चे पीड़ित होते हैं। ऐसी संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। जान के करने वाले तो फिर इंसान ही गड़बड़ है, वो तो राक्षस प्रवृत्ति है। वो तो पड़ोसियों को भी हाँ, तंग करते तो हैं। जब मैं गुर्राह के पेरेंट्स के लिए बोलता हूँ, वो उनके लिए नहीं बोलता जो राक्षस प्रवृत्ति है, उनका तो कुछ कर ही नहीं सकते, उनका क्या बोलूँ। मैं गुर्राह के बोलता इसलिए हूँ कि जो जाने अनजाने में कर रहे हैं ना, उनके तंतु हिल जाए तो उनको याद आ जाए कि हमसे गलती हो रही है। उनको ये मालूम नहीं होता कि उनका बच्चा कितना अच्छा है, और रियल में उनका बच्चा अच्छा भी होता है, उनका बच्चा समझने वाला भी होता है। लेकिन जिनका बच्चा गड़बड़ है, जो खुद अपने पेरेंट्स पे चढ़ रहा है, बदतमीजी कर रहा है, यहाँ तक कि पेरेंट्स पे हाथ भी उठा देता है, ऐसे पेरेंट्स दबे रह जाते हैं, कुछ नहीं कहते बच्चे को। क्यों? क्योंकि वो हावी है। तो बच्चा जो इतना दबा हुआ है, उसको भी हम उठा के लाते हैं, लेकिन पेरेंट्स हमारा साथ नहीं देते। जो पेरेंट्स थोड़ा बहुत साथ दे देते हैं, उनका बच्चा निकल भी जाता है। और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो यहाँ से बच्चा निकलेगा, पढ़ाई के साथ कैमरा, एडिटिंग, लेखन, गायन, जीवन, पेंटिंग, डांसिंग, बिजनेस, अध्यात्म, सामाजिक दृष्टिकोण, अपनी बात कैसे रखनी है, बोलना चालना, सब में पारंगत होगा। दिक्कत यहाँ आ जाती है कि ये 3 लोग बार बार उसके ऊपर काबू कर लेते हैं। तो जहाँ वो मेरी कस्टडी में है, वो तुरंत पतली गली से निकल जाएगा। फिर लाजमी है कि उससे बेईमानी होगी, क्योंकि वो उनके साथ चला गया, मेरी बातें कटने लगी। क्योंकि मेरी बातें सीधी हैं कि साहब, अगर आपकी इच्छा है कुछ बनने की, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आपको तपना पड़ेगा। अब सारे लोग ईज़ी तरीका अपना रहे हैं। हर कोई सोशल मीडिया का प्रयोग इसलिए कर रहा है कि मुझे कोई ईज़ी पैटर्न मिल जाए। कोई मोटिवेशनल गुरु मुझे बता दे कि भाई तुरंत ही ऐसा कुछ हो जाएगा और तेरा काम हो जाएगा। किसी को दुःख हो रहा है, किसी को परेशानी हो रही है, कोई अपना काम कर कर के परेशानी में चला गया, तो वो ढूँढता है रोने वाला कि मेरे साथ कोई रोएगा क्या, या मेरे कोई आँसू पहुँचेगा क्या। कोई आँसू पहुँच दिया, बहुत बढ़िया, और रोक लिया साथ में तो और भी बढ़िया। अपने पंथ का हाँ, तो वो देखेगा उसको, लेकिन वो ये नहीं देखेगा कि तरीका तो एक ही है। ये सृष्टि जब से है, जब तक रहेगी, आराम का कोई तरीका नहीं रहेगा। जितना आप आराम लाएंगे, उतना आपका जीवन नष्टता की तरफ चला जाएगा। इसीलिए साइंस ने जितनी तरक्की की है, उसने कंफर्टेबल जोन तो बढ़ाया है, लेकिन लोगों के लिए परेशानियां भी सामने खड़ी कर दी हैं। अगर कंफर्टेबल जोन के लिए कार का निर्माण किया है, बाइक का निर्माण किया है, तो फिर साथ में झंझट भी पैदा कर दी है, वो कहीं पे भी भिड़ जाती हैं और आपको चोट पहुंचा देती है। बिजली का निर्माण किया है, वो करंट भी लगा देती है। हर चीज़ आप देख लीजिए। तो जब आपको आराम मिलता है, आप तुरंत उसके साथ साथ गड़बड़ी में भी चले जाते हैं। तो कैसे भी बच्चे हों, अगर उनके पेरेंट्स साथ देते हैं, अगर ये मान लेते हैं कि ये बच्चा तो इनका ही है, जैसा कि पहले बोला जाता था कि गुरु के ही हैं, आज तो पेरेंट्स मारने आ जाते हैं। फिर वो ये नाटक करने लग जाते हैं, आपने इसको ये क्या सिखा दिया, क्यों सिखा दिया, कैसे सिखा दिया, क्यों? क्योंकि हर पेरेंट्स ये चाहता है कि जो गुरु सिखाए ना, वो वही सिखाए जो मुझे आता है। यानी वो अपने शब्द हमारे मुंह से ठूस के उस बच्चे के अंदर डालना चाहते हैं। बच्चे ने टिफिन नहीं खाया, अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। बच्चे ने टिफिन नहीं खाया, तो आप बोलो टिफिन नहीं खाया, अरे उसको भूख ही नहीं लग रही यार। अब मैं बोल दूं कि उसको भूख नहीं लग रही, वो बाद में खा लेगा, या एक दिन छोड़ भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे होता है क्या, वैसे होता है क्या? हालांकि मेरे केस में ऐसा नहीं होता है, मैं तो इस तरह के पेरेंट्स को अलाउ नहीं करता, और पेरेंट्स मेरा स्वभाव भी जानते हो, मेरे पास अपने बच्चों को भेजते ही नहीं है। जिनको अपने बच्चों को बिल्कुल भट्टी में तपाना है, वही मेरे पास बच्चों को भेजते हैं। और भट्टी में तपाते तपाते कई बार हम बच्चे की जान से भी हाथ धो बैठते हैं। इसको आप प्राकृतिक आपदा की जैसे ले सकते हैं कि अचानक कुछ भी हो सकता है। ऐसा बच्चा तो घर में भी मर सकता है, ऐसे बच्चे के चोट तो घर में भी लग सकती है। मान लीजिए हमने बच्चे को मारा नहीं, हमने बच्चे को सिर्फ इतना सा कहा, देख तू तो फेल हो जाएगा यार, पढ़ ले थोड़ा सा, और बच्चे ने घर जाके फांसी लगा ली, तो इसमें आप क्या कहेंगे? हम कैसे अपराधी हुए? लेकिन जनरली ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले उसको पपोल पपोल के बड़ा किया, उसमें ऐसी ताकत ही नहीं डाली कि वो इस तरह के शब्दों को झेल सके। मैं आपको कह रहा हूँ, जो लोग कमज़ोर बनाए जाते हैं, जिन लोगों को पपोल के रखा जाता है, और जिन लोगों को ये बोला जाता है अरे नहीं नहीं नहीं, इसको ठेस मत पहुंचाओ, ऐसे लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा फांसी लगाते हैं, सुसाइड करते हैं। जो बेशरम व्यक्ति है, जिसको कोई भी कुछ भी सुना जाता है, ऐसा कौन फांसी लगाएगा भाई? तो बच्चों को ऐसा नहीं बना रहे, मजबूत नहीं बना रहे, तो इस जगह हमको प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर हमको लगता भी है कि बच्चे में बहुत टैलेंट है, अगर इस बच्चे के साथ काम किया जाए तो टैलेंट प्लस तैयारी इस बच्चे को कहाँ लेके चली जाएगी। फिर यही नाटक करते हैं इसके साथ, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, इस तरह की चीज़ें सामने आती है। टैलेंट और तैयारी दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है और अच्छी गाइडेंस में होता है, वो बच्चे का जीवन बनाता है। और ये सच है, अनमोल ने जो कहा है, इंट्रोवर्ट बच्चे जो होते हैं, उनमें बहुत टैलेंट होता है, जो बोलते रहते हैं उनका पता रहता है, लेकिन कंफर्ट जोन ये जो शब्द है,
ये बहुत ही बेकार है। आपको लगता है अच्छा है कि मैं आराम से हूँ, लेकिन वहाँ जो नौजवान है उनका करियर नहीं बन पाता। आइए कुछ और पूछते हैं जो आपके दिल में प्रश्न उठ रहे होंगे। तैयारी सरकारी जो नौकरी होती है, उसके लिए बहुत की जाती है, कई तरह से की जाती है। शब्द ही ये यूज़ किया जाता है उसके लिए तो तैयारी, बल्कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं किया जाता फिर भी, जबकि हाँ, करना चाहिए। हाँ और तैयारी भी क्या-क्या कि पता नहीं रास्ते में जो कुछ भी आएँगी बाधाएँ उनको भी पार करेंगे और सरकारी नौकरी लेंगे। तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी के बारे में कुछ बताइए? देखिए, आपने 2 शब्दों का ज़िक्र शुरू से किया, तैयारी और सीखना, है ना? और मैंने उसको परिभाषित भी किया अपने ढंग से। लेकिन तैयारी और सीखने में एक फ़र्क और है। सीखने का कोई समय नहीं होता, सीखा कभी भी जाता है और कितनी भी अवधि में जाता है। लेकिन तैयारी एक तलवार खड़ी कर देती है कि मैं टाइम के साथ आई हूँ, बराबर है। कि ये एग्ज़ाम है, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे सरकारी नौकरी का हो, चाहे प्राइवेट हो, कोई सा भी हो, कि मुझे 8 महीने में तेरे को करके देना है। तो बच्चे तैयारी से ज़्यादा तैयार होते हैं बल्कि। सीखने में तो कोई ढीला है वो तो या ज़िंदगी भर लेथार्जिक है या नहीं कर, जो इंट्रोवर्ट की आप बात कर रहे हैं, नहीं कर पा रहा है, वो बच्चा प्रॉब्लम में आ जाएगा। कई बच्चों से मिलता हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्या कर रहा है? फॉर्म भर दिया? नहीं, अभी फॉर्म नहीं भरा, इसलिए नहीं भरा क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि मैं पारंगत नहीं हुआ, अगले साल मैं लगभग हो जाऊँगा। अरे मैंने कहा पागल, फॉर्म भर दे। जब तू फॉर्म भरेगा तो पहली बात तो क्या होगा कि जो फॉर्म तूने भरा है, उसकी तारीख कल तो आ नहीं जाएगी कि कल एग्ज़ाम हो गया, परसों रिजल्ट आ गया। कुछ तो अवधि वो भी देंगे। अपने आप तेरा मन करेगा, अपने आप पीछे तलवार लटकी हुई नज़र आएगी, तो तू तैयारी करेगा। लेकिन अगर तू ऐसे ही करता रहेगा, तो तू कभी सीखेगा, कभी नहीं सीखेगा, क्योंकि सीखना सहज भाव है, स्पॉन्टेनियस आता है। कभी मन किया तो आ गया, कभी मन किया तो चला गया। लेकिन तैयारी में एक तलवार लटकी रहती है। मैंने कहा ना, सरकारी नौकरियों के मैं बहुत पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, तो उस स्थिति में उसको अपनी सीखने की प्रकृति को देखना पड़ेगा कि हमेशा से मैं कैसे सीखता आया हूँ। कई लोग होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, वो चल-चल के करते हैं। कई लोग होते हैं बैठ के करते हैं, कई लोग होते हैं लिख-लिख करके करते हैं। सबके अपने-अपने तरीके हैं। मैं सो के उठ के बुक पास में रखता था तो पढ़ता था उसको बिल्कुल, और बहुत तरीके जल्दी अलग-अलग हैं। याद होती थी। कई लोग झोंका ले रहे होते हैं ऐसे ही नींद का और पढ़ रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, उबासी ले कई रहे हैं। दूसरे बोलते हैं उससे सुन के भी सुन के, हाँ, सीखते हैं, ऐसा भी मैंने देखा है। मेरा ऐसा होता है, मेरा प्रैक्टिकल करके होता है, मुझे ऐसा लगता है। मेरा जो सीखने का तरीका है, मुझे तो सुन के भी नहीं आता, मुझे नींद आ जाती है। और मैंने बच्चों को भी कहा कि आपको ऐसे नींद आ रही है ना, यूँ-यूँ कर रहे हो, इससे बढ़िया है सो लो। क्योंकि सो के उठते हैं ना जब, घंटा, आधा घंटा या जो भी है, उसके बाद जो सीखने की स्थिति आती है, मुझे ये अलग आता है, आनंद ही अलग आता है। ये मेरा अपने आप ही हाँ, था कि जैसे ही सो के उठा वैसे बुक लेके करता, पूरा पेज भी घूमते थे जब आप देख लो एग्ज़ाम ये में चीज़, ऐसा। मैं कई हाँ, बच्चों को बोलता हूँ कि बुक लेके सो जाओ, आपको पता ही नहीं चलना चाहिए बुक आपके ऊपर गिर जाए। अगर आपके ऊपर किताब गिरेगी या साइड में गिरेगी, चलिए गिर जाएगी तो आपकी नींद ही खुल जाएगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब है किताब के साथ ही सो जाएँ, भयंकर नींद आएगी, क्योंकि आई उससे ही है ना। तभी तो आप बोलते हैं कई बार कि हम तैयारी तो करते हैं लेकिन नींद को एडजस्ट नहीं कर पाते, नींद आती है। तो 24 घंटे किसी को नहीं आ सकती, जिसको 24 घंटे आ रही है वो बीमार व्यक्ति है। अब जो बोलेंगे ना कि नहीं ऐसा नहीं है, हमको तो 24 घंटे आती है, मैं कह रहा हूँ कि आप प्रॉपर ही नहीं सो रहे। आप बार-बार किताब को लेके बैठे हुए हैं, या अपने मन में आपने एक बात पाल रखी है कि मुझे तो ज़्यादा पढ़ना है, मुझे तो बिल्कुल ऐसे यूँ आँखें निकाल के बाहर कर देनी है, एक टाँग पे खड़ा होना है। यही तो सारी चीज़ें हैं जो आपको तैयारी से दूर करती हैं। तैयारी भी ईमानदारी से होनी चाहिए, सच्चाई की कसौटी से होनी चाहिए। अगर नींद आ रही है तो सो जाओ, सो के उठो। तो जो सरकारी एग्ज़ाम की तैयारियाँ हैं, उसका भी एक टाइम है निश्चित। अगर टाइम का ध्यान नहीं रखेंगे तो काम खराब हो जाएगा। अब उस टाइम का प्रयोग कैसे करें? चूँकि तैयारी टाइम के हिसाब से है, तो जब आप फ्लक्चुएट होते हैं, कैसे होते हैं? पनीर की सब्ज़ी रख दी, दाल रख दी, पापड़ रख दिया, रायता रख दिया, अचार रख दिया, मीठा रख दिया, रोटी 3 प्रकार की रख दी, लस्सी रख दी, पता नहीं क्या-क्या रख दिया। किस पे फ़ोकस करें? कभी ये, कभी ये, क्योंकि समय निर्धारित है। यही चीज़ बोर्ड के एग्ज़ाम पे भी लागू होती है। इसीलिए हम एक-एक सब्जेक्ट बच्चे को पकड़ाते हैं कि तू एक सब्जेक्ट कर, उसको जोर आएगा, मोनोटोनस होगा, बोरियत होगी। लेकिन बोरियत क्यों हो रही है? कि जब बोरियत होती है इंसान के जीवन में किसी काम को करने में, जब उसको मज़ा नहीं आ रहा होता। उसका मज़ा कहाँ चला गया? उसका मज़ा लाओ या उसको गैप दो। उसने मैथ्स पढ़ी, लगातार पढ़ी। हम जनरली 10th क्लास के बच्चे को तो मैथ्स देते हैं, 12th क्लास के बच्चे को हिंदी इंग्लिश देते हैं। वो पढ़ता रहा, उसका आनंद खत्म हुआ, या किसी सवाल को देख के खींच गया। बहुत सारे सवाल आराम से हो रहे थे, तब तक मुस्कुराता रहा, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। सवाल को देख के खींच गया, अब उसको नींद भी आएगी, अब उसको गुस्सा भी आएगा, अब उसको बहाने भी आएंगे कि ये तरीका नहीं होता। उसने 4 चैप्टर निकाल लिए बड़े प्यार से, 5वें के अंदर ये चीज़ आई कि वो रुक गया, लेकिन वो सब बात भूल जाएगा कि आपने सही चीज़ बताई थी कि तैयारी तो अपने आप से हो रही है, हमारे 4 चैप्टर भी तो खत्म हो गए। एक वो सवाल उसको इतना हिला देगा कि सारे नाटक चालू हो जाएंगे, सोना, परेशान करना किसी और को, खुद परेशान होना। और तैयारी गलत चीज़ होती है, ऐसे कोई तैयारी होती है कि लाओ साहब टीचर को खड़ा करो, वो हमें बताइए। ये सारी भावनाएं उसके दिमाग में पैदा होने लगेंगी, बस वहीं खत्म हो जाता है। और वहीं गुरु का अस्तित्व चालू होता है, जो बाहर का व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को हमारी ज़रूरत होती है। और जो ईमानदार लोग तैयारी कराते हैं ना, वो अपने घर परिवार का नहीं सोचते, दिन रात का नहीं सोचते, वो हमेशा उस बच्चे के लिए जीते हैं। और वो खुद टाइम टेबल सेट करते हैं अपने दिमाग में, सिलेबस सेट करते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। बच्चे से भी वो पूछते हैं कि ये सिलेबस ठीक है क्या, और वो सिलेबस बच्चे का ही बना देते हैं। ऐसे मान लीजिए कि वो सिलेबस बच्चे ने ही बनाया है कि मैं इतने टाइम के हिसाब से, यानी ये टाइम टेबल है, इतने हिसाब से इस सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा।
तो दोनों की रजामंदी हो गई, क्योंकि हम ज़बरदस्ती दें, उसका 5 किलो वज़न उठाने का मादा है, हमने रख दिया उसमें 20 किलो, तो वो सड़ जाएगा, वो इतनी जल्दी कर ही नहीं पाएगा। फिर वो बेईमानी शुरू करेगा, वो घास काटेगा, तो ये सारी बेईमानियाँ सामने आ जाती हैं। और जो ये बच्चे दिखावा करते हैं कि साहब हम इतना पढ़ रहे हैं, हम अपने माँ-बाप को दिखा रहे हैं, मोटिवेशनल गुरुज़ को सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे इतने कोर्स ले लिए, ये सब ढूँढते हैं, सब झूठे हैं। जो लोग पढ़ते हुए दिखाते हैं अपने माँ-बापों को, वो बिल्कुल फ्रॉड होते हैं। इसलिए मैं जनरली कहता हूँ कि जब आप तैयारी कर रहे हैं, तब 2 बातों का ध्यान रखें। एक तो अपने माँ-बाप को ये ना बोलें मैं कितना पढ़ रहा हूँ, मैंने अभी क्या किया। पेरेंट्स आए और किताब खोल के बैठ गए, ये झूठ है, ये असत्य है, इससे कुछ नहीं होगा। दूसरा, कभी ये ना बोलें, और बोलना तो दूर, अपने मन में भी ना लाएँ कि जो मैंने कर लिया ना, उससे मेरा सिलेक्शन पक्का ही है, क्योंकि आपको नहीं मालूम होता आपने क्या किया है। बार-बार जब आप एग्ज़ाम देते हैं, तब आपको मालूम चलता है। फिर हमारे जैसे लोग उनका एग्ज़ाम लेते हैं, चेकिंग भी ईमानदारी से कराते हैं, पेपर भी ईमानदारी से बनाते हैं, उसको समझाते भी ईमानदारी से हैं कि देख ये कारण था, इससे तेरे नंबर कटे हैं, तेरा स्वभाव ये था, ऐसा था, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, कहीं वो डिमोरलाइज़ ना हो जाए, सारी बातें उसके साथ की जाती हैं। तो हमको लिबर्टी नहीं दी जा रही है, हम उस बच्चे के साथ घर जैसा होना चाहते हैं। हम ये मानते हैं कि भाई घर जैसा बना दो हमको। बाप क्या करता है, माँ क्या करती है, दोस्त क्या करता है, भाई क्या करता है, बहन क्या करती है, उसका फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड क्या करता है, ये सारी अथॉरिटी अगर गुरु को मिल जाएंगी, जो थी कि संपूर्णता थी, संपूर्णता में ये सब हाँ, आता ले है। जाकर छोड़ देते थे गुरुकुल में कि आप जानो ये जानो। आप जानो ये जाने, तो थी, लेकिन गुरुओं का नाम लगा दिया गया। कैसे कि लड़कों को तो मारा जाता है और लड़कियों के साथ गंदी भावना रखी जाती है, शारीरिक संबंध तक की रखी जाती है। लेकिन अगर आप अपने धर्मों को पढ़ेंगे, मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता, कि उस समय के गुरुओं ने भी जो लड़के उनके पास है, उन लड़कों को किसी भी तरह से तैयार किया, भले ही उनको मारना पड़ा हो, भले ही उनको डांटना पड़ा हो, भले ही उनको किस तरह का भी कष्ट देना पड़ा हो। जो कराटे होते हैं, गेम्स होते हैं, इसमें तो गुरु शारीरिक दंड भी देते हैं। और अगर लड़की सीखने आई है, तो उसको सारी विधाएं सिखाई हैं कि ऐसे जीवन जिया जाता है, ऐसे किया जाता है। और कई केसेस ऐसे भी हुए जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, या शास्त्रों में नहीं पढ़ते तो जो पुरानी मान्यताएं, किताबें, कि गुरु के साथ ही उस लड़की का विवाह कर दिया गया, या गुरु के साथ ही उसको बांध दिया गया। ऐसे आप प्रसंग कई पढ़ेंगे, लेकिन आज की तारीख में गुरु की स्थिति आप कहाँ लेके जाएंगे। तो गुरु को इतना फ्रीडम मिलना चाहिए, लेकिन इतने फ्रीडम की बात अगर गुरु करेगा तो उसके पब्लिक जूते मारेगी। और कौन सी पब्लिक जूते मारेगी, जो खुद इस तरह के काम कर रही है। फ्रीडम क्यों मिलना है, इसलिए नहीं मिलना कि वो उनके साथ ये सब कर ले, इसलिए मिलना है क्योंकि वो उसके चरित्र का निर्माण करता है। कभी कभी वो उस लड़की को या उस लड़के को उस फेज से बचाता है। अगर वो इतना खुला हुआ नहीं होगा तो उस लड़के और लड़की को वो कभी नहीं बचा पाएगा। तो गुरु शिष्य की जो अवधारणा है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। ये आपके मीडिया ने, आपके नेताओं ने और कुछ शानदार बुद्धिजीवियों ने खत्म किया है, जिसका भुगतान आपको अभी भी करना पड़ रहा है और हमेशा ही करना पड़ेगा। तो देखा आपने, गुरु में बहुत सी चीज़ें समाहित हैं। उसमें बाहर के जितने भी व्यक्तित्व है, माँ-बाप है या एक गुरु का अपना रूप है, एक गार्जियन के रूप में, माँ के रूप में, दोस्त के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, सभी रूपों का एक रूप गुरु होता है और सच्चा गुरु होता है। वो जो उसका शिष्य होता है, उसको सब चीज़ों में पारंगत करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है अनमोल, प्रॉब्लम ये आती है, हम अच्छी बातें कर रहे हैं, ऐसे गुरु कहाँ मिलते हैं? आपके सामने बैठे हैं ना। नो डाउट, जो दर्शन अपना रखते हैं, अपनी साइकोलॉजी से बोलते हैं और अपनी तो सभी बोलते हैं, मूर्ख से मूर्ख भी बोलते हैं, गलत रास्ते वाले भी बोलते हैं। लेकिन अगर वो किसी को अच्छा प्रूव करके बताते हैं, जैसे यहाँ स्कूल से अच्छी परसेंटेज के बच्चे निकलते हैं और टैलेंटेड भी निकलते हैं। मैंने कैमरामैन भी देखे, अपनी फ़िल्मों में भी उनको काम लिया है, उनका व्यवहार भी देखा है, इनके अपने बच्चे भी हैं, इंट्रोवर्ट है, मैनर्ड है और वो रिज़ल्ट देते हैं। तो हम आपको इसलिए मानते हैं कि आप वो रिज़ल्ट देते हैं। देखिए साहब, रिजल्ट की बात नहीं है, इसमें क्या है कि गुरु पे इल्ज़ाम भी लग सकते हैं, क्योंकि नहीं, समाज बहुत किस डेंजर पायदान है, पे चल रहा है। बहुत डेंजर है क्योंकि आप पेरेंट्स को हटा देंगे, हाँ, सबसे भाई अलग करके उसकी एक अलग करेंगे तो ये तो भाई बहुत मान ही लीजिए समाज किसी और पायदान पे चल रहा है। मान लीजिए गुरु समाज की रूढ़िवादी सोच से बच्चे को वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ लेके जाता है, जिसमें कुछ गलत भी नहीं है, तो भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो गुरु को तो लास्ट में प्रॉब्लम में आना है। गुरु किसी भी तरह से संबंधित हो जाए, गुरु के ऊपर छींटे जाते ही हैं। मैं तो कह रहा हूँ दाग ही हो जाते हैं। कई बार तो गुरुओं को जेल तक जाना पड़ता है, फांसी तक लगवानी पड़ती है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूँ कि अगर प्रोसेस सही नहीं है ना, तो फिर कुछ भी सही नहीं हो सकता। सीखने का मेन प्रोसेस ही होता है। अगर सीखने का मेन प्रोसेस बच्चों को आ जाए या उनके पेरेंट्स को आ जाए, किसी को भी आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मेरे को आता है, लेकिन मेरे को पता चल चुका है कि क्या है हकीकत, वही सत्य सब चीज़ों का। अब जाने अनजाने में लोग उस प्रोसेस को कर बैठते हैं, वो हर जगह सेलेक्ट हो जाते हैं या किसी भी काम में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता कि हम इस तरीके से हुए हैं या इसका ये नाम है। पर मुझे पता है वो प्रोसेस क्या है, सीखा जाता कैसे है। वो काम में नहीं लिया जाता ज़्यादातर, बल्कि उल-जुलूल तरीके बताए जाते हैं बच्चों को। तो फिर ऐसे तरीकों में वो बच्चा मरता रहता है, फँसता रहता है, अपना सारा समय खराब कर लेता है, लास्ट में पता चलता है इसको तो कुछ ही नहीं मिला। अनमोल, आप बार-बार बोल रहे हैं कि सीखने का तरीका,
तो इस सीखने का तरीका क्या है? मोबाइल कोई किसी को सिखाता है चलाना, उसकी क्लासेस लगवा दीजिए। यहाँ तक कि मोबाइल में जो गाइड आती है अंदर, यूज़र मैनुअल, देखिए आपने, एक बुकलेट आती है, हाँ, नया मोबाइल खरीदा है ना, हाँ, उसके साथ आती लेकिन है। सिर्फ आपने देखी है, कितनी पढ़ी है आपने उसको? मैं तो उसमें फ़ोटो देख लेता हूँ, हाँ, इसमें ये किसी से प्लग भी लगा दो, ये चार्ज कर दो। किसी से भी आप पूछेंगे ना, उसने नहीं पढ़ी। बड़े से बड़े गैजेट की भी मैनुअल नहीं पढ़ते लोग, लेकिन करना सीख जाते हैं। छोटा सा बच्चा घर में मोबाइल बड़े आराम से सीख रहा है, लेकिन किसी पेरेंट्स के जूनी रेंगरी कि तरीका सीखने का तो हमारे हाथ में है, हमारी आंखों के सामने है, लेकिन नहीं, स्टाइल मारेंगे, इंस्टीट्यूट भेजेंगे, बड़े बड़े सेंटर्स पे भेजेंगे, बड़े बड़े ऑनलाइन कोर्सेज लेंगे, ये सिखाना है वो सिखाना है। अरे ऑब्जर्व करके सीखता है बच्चा, उसको उस चीज़ में लगा दो। साइकिल चलानी आती है आपको? आती है। साइकिल चलानी आती है ना छोटे छोटे बच्चों को, कैसे आ जाती है? आप मुझे बताएं, हाँ, हाँ। कैसे आ जाती है? नहीं, लेकिन एक चीज़ है, उसमें थोड़ा-सा फ़र्क है, हम्म, हालाँकि बात थोड़ी अलग से है। हम तो बाढ़ में, काँटों में गिर के वो 24 इंच की आती थी, छोटे हम्म। से थे, पैर नहीं पहुँचते तो उसमें गिरते थे। अभी तो आप लोग बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं कि वो गिरेगा नहीं, स्केटिंग में भी गिरेगा नहीं। हम तो सर देखिए, जो गिरेगा नहीं वाला तरीका है ना, ये और गुरुओं का हो सकता है, मैं तो जान जान के गिराता हूँ और परेशान और करता हूँ। नहीं, लेकिन हमारे ये रहता था तो 5-5 6-6 बैठ के लद के नहीं, उसमें सर मैं जाते वही थे। तरीका सिखाता हूँ, हाँ, मेरे तरीके में कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ। वही कैंची चलाने वाला, इधर से ये घुटना छिल गया, खूब, उधर से वो खूब, छिल गया। खूब। आगे तो का जो रहता था उसके ऊपर बैठे हैं, पीछे बैठे हैं सारा, लेकिन वो दम उसी में होता हाँ, था। तो आप इसको ऐसे ले लीजिए कि मैं ये बोलता हूँ कि डर मत। जैसे मान लीजिए कोई कैमरा चला रहा है, सीख रहा है कैमरा चलाना, तो डरे मत, ये टूट जाए, उसको पहले ही बोल के रख रखा है हाँ, कि तेरे से कोई भी गैजेट टूट जाएगा, वो मैं देख लूंगा। तोड़ भी देते हैं कई बार। तो मैं तरीका वही अपना रहा हूँ, फ्री स्टाइल। डर डर के क्या सीखा जाता है? उसका कोई हाथ ही नहीं पकड़ पाएगा। वो साइकिल डर डर के नहीं सीखी जा सकती। मैंने पहले भी कहा ना, यहाँ से जो बच्चे जाएंगे किसी भी चीज़ में जाएं, वो उस लेवल के होंगे जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन वो आगे जाके फंस जाते हैं, लोग उनको ऐसे मिल जाते हैं, तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती उसमें। या तो एंड तक मेरे पास रहें, नहीं रहते। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत तगड़े भी हो गए अलग अलग विधाओं में, तो घर पे रहने वाली साइकिल सीख जाते हैं, मोटरसाइकिल सीख जाते हैं, कार सीख जाते हैं, अगर एरोप्लेन भी हो तो वो भी सीख जाएंगे, हाँ। लेकिन वो बड़ा इसलिए नहीं सीख पाते। तो सीखने का सिस्टम यही है साहब। आपने देखा होगा जनरली गांव के अंदर तालाब होते हैं, नदी बह रही है, नहर बह रही है, बावड़ी जा रही है, यहाँ तक कि ठहरा हुआ पानी है, बच्चे उसमें कूद करके छलांग लगा के, छोटा बड़ा कोई भी, कैसा भी पानी है, भैंसें नहा रही हैं, कैसा भी पानी, कोई है, और पजामा गीला हो गया, उसमें हाँ, फूँक मार के दोनों तरफ करके तो तैरते थे। आप देखिए, क्या ट्यूब मैं करेगी? वही कह रहा हूँ, आप देखिए उसमें क्या स्विमिंग सीखते हैं, वो उल्टा भी जा रहा है, सीधा भी जा रहा है, हाँ, फ्री स्टाइल कूद रहा किलर है। से भी धक्का मार देंगे। हाँ, फ्री स्टाइल कूद रहा है, ऊपर से छलांग लगा रहा है, डर रहा नहीं है। एक हमने स्विमिंग पूल की व्यवस्था कर रखी है शहरों में। ओ मम्मी, ओ मम्मी, ओ मम्मी ये देखो, ओ सच मम्मी। है, जो बाँध की चादर चलती है, उस पर छोटे बच्चे, लड़के-लड़कियाँ पूरी तरह से क्या तैरते हैं। तो आप मेरे से इतना सहमत हो रहे हैं, यही हकीकत है सारी चीज़ों की, जिसको दूर किया गया है अपने निजी फायदों के लिए। सीखने पे भी पैसा लगा दिया है, हाँ, तो जब पानी पे पैसा लगा दिया तो सीखने पे भी लगा दिया। इसी से ये नाटक हुए हैं, जान के इंसान को ऐसा बना देना कि भाई तेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो आप देखिए कि एक तरफ वो तैराक है, एक तरफ यहाँ है, ओ मम्मी स्विमिंग पूल में गिर जाऊंगा, मम्मी पानी, मम्मी ये, मम्मी वो। मम्मी जा रही है, पापा जा रहे हैं, फिर एक टीचर है शानदार, ओ हाय करो सर को, ये करो, ओ देखिए ये दो आंखों के आपने चश्मे लगा दिए, ऊपर कैप पहना दी, ओ एक बाथ लेके जा रहे हैं, ओ सो नाइस वाटर, नीला ऐसा लग वाटर। रहा है चंद्रमा पर जा रहे हैं, हाँ, तैरने नहीं जा रहे। फिर वो जो गुरुजी हैं ध्यान रखेंगे बच्चा डूब तो नहीं जाएगा। ओ नो सर सर सर, मेरा बच्चा ऊ कर रहा है। तो ये बच्चा कहाँ तैयार होगा? ये बच्चा बड़े लेवल का कहाँ बनेगा? बड़े मेडल्स कहाँ लाएगा? अगर आप मेडल्स की बात करते हैं तो, या किसी भी विधा को कहाँ सीख पाएगा? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा सीधा सवाल आपसे भी है और लोगों से भी है कि वो जो लोग हैं, वो जो बच्चे हैं, उनके पास कोई गुरु नहीं है, उनके पास कोई सुविधा नहीं है, वो छोटे हैं बड़े हैं, वो आराम से सीख रहे हैं, कूद रहे हैं, पानी भी गंदा है, कुछ भी हो रहा है और उनके कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ साफ वाटर चाहिए, साफ पानी, बीमारियां हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। यहाँ बच्चा कूद भी रहा है, बीमार भी हो रहा है, ढंग से सीख रहा है, नहीं सीख रहा पता नहीं, पैसे भी आपके लग रहे हैं, तो कौन सा तरीका जायज है? आप मुझे बताएं। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जो लोग स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखते हैं वो नदियों में डूब जाते हैं कई बार। मैं आपको सच कह रहा हूं। अगर थोड़ा भी बहाव है, हाँ, ठहरे हुए पानी में ही तैर सकते हैं और ये थकते जल्दी हैं। मैं बार बार लोगों को ये कह रहा हूँ, लोग बोलते हैं नहीं, ऐसे हमारे पास उदाहरण है कि वहाँ इंस्टीट्यूट में वो सीखने गए थे, उस जगह पे उसने कंप्यूटर सीखा था, ये सीखा था, वो तो बहुत तगड़ा हो गया। वो तगड़ा होगा लेकिन बाप नहीं बनेगा। बाप तो तब बनता है इंसान, भुन जाता है अंदर से, नसों नसों में उसकी ईमानदारी होती है, सच्चाई होती है। तो हम तो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे भी समाज की भेंट चढ़ जाते हैं, उनको पकड़ने वाले भी तो कई लोग हैं। कुछ बच्चे नहीं चढ़ते, कुछ दिल से हमसे प्रेम करते हैं, उनको समझ में आता है कि हम क्या बोल रहे हैं। वो बच्चे अपनी विधा में बहुत आगे जाएंगे, पैसा कमाने में नहीं बल्कि उसकी सच्चाई तक आगे जाएंगे। आज भी ओलंपिक्स वगैरह में अधिकतर ग्रामीण बच्चे आते हैं जो रफ टफ होने के बाद में फिर फिनिशिंग में मैंने आते हैं। तो कई बार आपको बोला है, आप ओलंपिक छोड़िए, आप क्रिकेट टीम में देख लीजिए। क्रिकेट तो हमारे देश का ऐसा खेल है ना, जिसको हम एक तरह से अपना धर्म मानते हैं, हाँ। खेलने वालों को देवता मानने लगे। तो उस खेल में भी ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो बहुत पैसे वाली पृष्ठभूमि से आज भी नहीं आते। तो फिर ये बच्चों के लिए सहूलियत कहाँ से आई है?
वो तो उनको सहूलियत तब दी जाती है जब वो अदर कंट्री के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ भिड़ंत करनी है। अब इस स्थिति में अब वो उस कंफर्टेबल जोन को हैंडल कर पाएंगे। इसलिए एक छोटा सा बच्चा है, उसने तपस्या नहीं करी, उसने रोज 1000 बॉल नहीं खेली, उसने रोज 1000 बॉलें नहीं फेंकी। 1000 क्या, लोग तो 5,000 बॉलें फेंक देते हैं, खेल लेते हैं। अपनी अपनी कैपेसिटी, एक्सरसाइज नहीं करी, दौड़ नहीं लगा रहा, बदतमीजी कर रहा है, नाटक कर रहा है, गाड़ी से उतर रहा है, मम्मी पिज्जा बर्गर खिलाती है, बेटा जाओ खेल के आओ, मम्मी बोल रही है सर इसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, क्यों, नोटू की गड्डी पकड़ा दी। ऐसा सब हमने देखा है अपने क्रिकेटिंग जीवन में, इसीलिए हमने छोड़ा भी है, हमको कभी पसंद ही नहीं आया। हमारे पेरेंट्स अगर क्लब में चले जाएं, वैसे तो जाते ही नहीं थे, लेकिन बोल रखा था मैंने, अगर जिस दिन दिख गए मेरे को तो उस दिन भैया गेम खत्म, मुझे नहीं खेलना। और मैंने छोड़ा भी इसीलिए। एक बार मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और सामने देखा तो मैं नहीं कह रहा कि मैं अच्छा खेलता था, हर खिलाड़ी कहेगा मैं अच्छा नहीं, खेलता था। मैं दर्शकों को बताऊं, न्यूट्रल होके, अनमोल का मेरा इंट्रोडक्शन क्रिकेट ही है। मैं कमेंट्री कर रहा था, टूर्नामेंट चल रहा था और 3 टूर्नामेंट कंटिन्यू किए। और मज़े की बात ये थी कि मैं ये देखता था, ये लंबा सा लड़का है, अनमोल नाम है इसका, तो कमेंट्री में बोलना पड़ता है कि कम्स एंड वो ये है 4 वगैरह सारा सब बोलते थे। तो इतना ज़्यादा छक्के चौके ये सब लगते थे, मेरे को लगा ये लड़का इतना अच्छा क्रिकेट का है, ये क्या कैरियर है। फिर जब नज़दीक आया तो मुझे जानने का मौका मिला कि इनका करियर क्रिकेट ही था, लेकिन वो कई चीज़ों की भेंट चढ़ गया, वो एक अलग बात है। बट ऐसी दीवानगी क्रिकेट की, आज भी अगर पॉडकास्ट छुड़ाकर आप क्रिकेट के लिए ले जाएँगे, मेरा दावा है 2 मिनट में चले जाएँगे यहाँ से, क्षितिज जी आ रहा हूँ मैं, तब जाके फिर वो स्कोर करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है, साइकोलॉजी समझना, ऑब्ज़र्व करना, सीखना और तैयारी करना, जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत गहरे से खुद के लिए अध्ययन किया होगा। मैं वैसे तो सर देखो किसी को गुरु मानता नहीं हूँ, प्रकृति मेरा गुरु है और समय समय पर जो लोग मिले वो मेरे गुरु बने। एक बच्चे को भी गुरु बना लेते हैं। किसी व्यक्ति का ज़्यादा प्रभाव है तो मैं कह दूँ कि यही मेरा गुरु है, तो मुझे उससे कुछ मिला, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी मिला। आविष्कार करने वाले इंडिपेंडेंट ही हाँ, करते हैं। लेकिन खेल के मेरे गुरु थे, क्रिकेट के। उन्होंने मुझे जो सिखाया, 2 ही बातें उन्होंने मेरे को बताई, वो मेरे घर कर गई और इसलिए वो मुझे ज़िंदगी भर अच्छे भी लगे। अभी भी वो मेरे मन में है और मैं बोल भी रहा हूँ। वो मेरे को 2 ही बातें बताते थे कि देख अनमोल, जिसको खेलना होगा ना वो खेल लेगा। वो किसी बच्चे के लिए कुछ बोलते नहीं थे कि इसका सिलेक्शन हो, अरे दम होगा तो खेल लेगा ना। इसीलिए उन्होंने मेरे लिए भी कभी आगे कुछ नहीं बोला कि इसको खिलाओ। अब आप देखिए कि किसी चेले को तो ऐसा लगेगा ना, यार ये कैसा गुरु है, ये तो ध्यान ही नहीं दे रहे। और सारे जो गुरु हैं क्लब्स के, वो उनकी सिफारिश करके उनको आगे ले जाते हैं, कमज़ोर को भी आगे ले कमजोर को जाते आगे ले जाते हैं। तो एक बार हमें खिला के तो देखो, क्या पता हमारे में पोटेंशियल हो या दबरा हो। अगर तुम हमको खिलाओगे तो एक सीढ़ी पार हो जाएगी, तो हमारा कॉन्फिडेंस किस लेवल पे चला जाए। एक बार करिए तो सही। होता है। लेकिन हमें तो वही बात अच्छी लगी, हो सकता है मेरे साथियों को कभी ना लगती हो, लेकिन उनका सिलेक्शन में हाथ नहीं देना ही मुझे पसंद आया, इसलिए मैं ज़िंदगी भर उनको पसंद करता रहा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अनमोल, क्रिकेट ज़िंदगी नहीं है, लेकिन अगर ईमानदारी से चलोगे, ऐसे ही चलते रहोगे, तो हो सकता है क्रिकेट में सिलेक्शन हो जाए। जो लोग तेरे को सेलेक्ट नहीं कर रहे, वो तेरे को सेलेक्ट करें एक दिन, लेकिन किसी भी जगह जाएगा या कुछ भी करेगा, उसमें ज़रूर पारंगतता आएगी, ज़रूर उस चीज़ को शानदार तरीके से जी पाएगा, सफल हो पाएगा। उन 2 चीज़ों ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आज भी उनको याद रखता हूँ। मैं मिल नहीं पाता, और कुछ कारण होते हैं, ज़िंदगी सबकी अलग-अलग हो जाती है, बात अलग है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसे गुरु खेलों में मिलें जो आज नहीं है, आज के गुरु तो हैं, पीटी ले लो, प्राइवेट क्लास ले लो, प्राइवेट क्लास का सिस्टम है कि पर्सनल ट्रेनिंग ले लो, जिससे खुद का घर भरेगा। उनकी खुद की नौकरी थी, वो एंजॉय करते थे हमारे साथ आके, उनका क्या था क्या नहीं था, लेकिन कभी उनकी आँखों में एक दुष्टता का भाव नहीं दिखा, उनकी आँखों में कभी ये नहीं दिखा कि इनको हमसे कोई लोभ लालच है। जबकि आज के जो गुरु हैं, मैं तो उनको गुरु ही नहीं कहूँगा, वो तो प्रोफेशनल टीचर्स हैं, उनकी आँखों में ये सब चीज़ें दिखती हैं। बेसिकली ओवरऑल नहीं बोल सकते, लेकिन मैं ये देखता हूँ, ये जो आपका वर्ड है ना कंफर्ट जोन, ये अपने चेलों को भी कंफर्ट जोन में रखते हुए सिखाते हैं। भग नहीं जाए। हाँ। है, ऐसे है कि भाई पैसे आएँगे, हाँ। मान लीजिए हमारा स्कूल ही है, तो भाई टीचर क्या करेगा, इसको पफोल लो, अरे भग जाएगा। तो डायरेक्टर ने भी बोल रखा है, प्रिंसिपल ने भी, कि ज़्यादा मत कहो, बच्चा भग जाएगा, इसका पेरेंट्स दूसरे स्कूल में ले जाएगा। अरे ये सीखने का तरीका ही नहीं है। सीखने का तरीका ये कहता है कि आपको भट्टी में भुनना पड़ेगा, आपकी बॉडी तब बनेगी जिम में जब आप भुनेंगे। आप इंजेक्शन ठुकवाना चाह रहे हैं, आप पाउडर खिलाना चाहते हैं, कितने दिन रहेगी वो चीज़? एक दिन तो जाएगी। जब मैं यंग था, तो जूडो कराटे यहाँ शुरू ही हुआ था, ब्रूस ली की फ़िल्म आई थी तभी। 1.5 घंटे तक वार्म अप होता था। अभी जब देखते हैं तो इनके मुश्किल से पसीना आता है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जिम्मेवार पेरेंट्स ही हैं। पेरेंट्स बोलते तो हैं हमारा बच्चा सब कुछ बने, लेकिन जब वो भट्टी में भुनेगा ना, तो उनकी पीड़ा होती है, उनको शर्म ही नहीं आती कि पीड़ा पीड़ा होती किस बात की है। पीड़ा होती अजी साहब, बात तो करेंगे बड़ी-बड़ी कि लड़की ऐसी हो, खूब लड़ी मर्दानी हो, तो झांसी वाली रानी थी, लड़का हो भगत सिंह जैसा। लड़का अगर बाहर निकल जाएगा ना,
तो भैया अंदर आजा, लड़की अगर बाहर निकल जाएगी ना, अंदर आजा, तो बातें तो बड़ी-बड़ी करते हैं उनकी। तो खाली फ़ोटो खिंचवाने हाँ, जैसा ही हो कि जाता है मेरा बस। बच्चा तो ऐसा हो। जब आपकी कल्पना में इतने बड़े-बड़े नाम हैं अगर आप इनको बड़ा मानते हैं, तो जब आपका बच्चा ज्वलंत प्रक्रिया का धनी हो जाता है या कुछ करना चाहता है या इतना पारंगत हो जाता है सच्चाई ईमानदारी के लिए, मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स को ये पसंद ही नहीं है कि ये जो मैं सब करता हूँ, मेरी बातचीत पसंद ही नहीं है। लेकिन मेरी फ़िल्म लाइन पसंद है, क्यों? क्योंकि उसमें मेरे को वाहवाही मिलती है, तरक्की मिलती है, लोग हाँ, मेरे साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। ऑटोग्राफ हाँ, फ़ोटोग्राफ मेरे वो फ़ादर को सारे पसंद है, बहुत समझते पसंद है। हैं। हाँ। मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ में उनकी आँखों में पॉज़िटिविटी देखी है मेरे लिए कि हाँ, बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये काम उनको अच्छे थोड़ी ना लगते हैं। अच्छा, अंत में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो सीखना है, तैयारी है, इसके बारे में आप क्या गाइडेंस दे पाएँगे कि जीवन का सीखना और तैयारी और रिज़ल्ट ये कहाँ जुड़े रहेंगे, क्या करना चाहिए? मेरा आखिरी कंक्लूज़न ये है कि एक सामान्य व्यक्तित्व को भी तैयारी बहुत ऊँचाइयों पे ले जा सकती है। दूसरी बात, जिस जीवन को आप देख रहे हैं कि ऐसे मज़े-मस्ती करके जीवन आनंदमयी हो जाएगा, तो आप गलत हैं। काम में ही आनंद लेना शुरू कर दीजिए। काम में जिन लोगों को मज़ा आ जाता है, वही लोग सफल हो जाते हैं। ये जितने भी लोग आपको सफल दिख रहे हैं, ये सब अपने काम में मज़ा लेते हैं, एन्जॉय करते हैं। लेकिन जिस एन्जॉयमेंट की आप बात कर रहे हैं, उस एन्जॉयमेंट वाले लोग अगर किसी भी काम में घुसेंगे, गेम में घुसेंगे, कोई विधा में घुसेंगे, चित्रकारी करेंगे तो उसका ब्रश से पेंट बिगाड़ देंगे, बाजा बजाने लगेंगे तो पॉं-पॉं करके उसके सुर बिगाड़ देंगे, क्रिकेट खेलने लगेंगे तो बल्ला घुमा-घुमा के बॉल फाड़ देंगे, फेंक देंगे, पढ़ाई करने लगेंगे तो मज़े-मस्ती करने लग जाएँगे, डांस करने लगेंगे तो हूँ-हुल्लड़ करने लग जाएँगे। ये लोग उसमें रियल एन्जॉयमेंट की तरफ नहीं जाते, उसकी तह तक कि उसकी हकीकत क्या है, उसकी असलियत क्या है। अगर रियल में तैयारी करनी है तो तुमको कहा किसने है? साफ बोलो ना अपने पेरेंट्स को कि हमको तैयारी नहीं करनी, हमको नहीं पढ़ना। लेकिन अगर दिल से करनी है तो फिर कौन-सा ऐसा कारण बीच में आता है जो तुमको असफल बना देता है? तो मैं यही कहूँगा, अगर रियलिटी है, अगर मन है, अगर फ़ोकस है, अगर ताकत है, अगर दुनिया से लड़ने का मादा है, तो सांसारिक जीवन में भी आपको कोई असफल नहीं कर सकता। तो देखा आपने, सफल ऐसे ही नहीं हो जाते। सफलता के पीछे आपका फ़ोकस है, सीखना है, तैयारी है। अगर सच में आपका मन है और आप खूब मेहनत करते हैं, तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जिसमें आप सफल नहीं हो पाएँ। बस आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और अगले पॉडकास्ट में बहुत खूबसूरत विषय के साथ और उनका उत्तर सत्य पर आधारित हमें मिलेगा आपके अनमोल से। धन्यवाद।